वेलकम टू एमसीएस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, अक्टूबर से सब बच्चों के मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए उनका जो कोर्स है, कई बच्चों का कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है, कईयों का भी आधा रह गया है। तो हम एक क्विक रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक और चैप्टर नंबर 1 से, और जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब बच्चों, केमिस्ट्री क्या होती है? आज तक सब लोगों ने बस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में सुना है, बट केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के ट्रांसफर होते हैं और फिर वो बनाते हैं कंपाउंड्स को। तो अब बात यहाँ पे चलेगी केमिस्ट्री के अंदर, इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या। इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट है वो है नेचर ऑफ मैटर। अब पहले हम बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या है? मैटर मतलब है कि द एनीथिंग्स व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड व्हिच हैव इट्स मास। जिसका भी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना एक मास हो और जिसको जो कहीं हम रखें तो अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करें। अब कोई भी जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में होता है। मैटर की कितनी स्टेट है? 3 स्टेट। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस। अब आप बात करोगे कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ये तो आप लोग जानते ही हो। अब इसका आप जितना जानते हो उसके अंदर की महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इससे बताता हूं। सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो एटम्स हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। अगर आप हाथ में एक स्टोन लेते हैं और इस स्टोन को फेंकेंगे, यानी किसी भी सॉलिड को आप फेंकेंगे, तो वो उतना ही दूर जाएगा जितनी आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड अपनी तरफ से कोई अलग फोर्स मूव करके आगे नहीं जाएगा। अब जो लिक्विड है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में स्पेस है, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। तो जो लिक्विड है, अगर मान लो आपने पानी का एक गिलास लिया और आपने उसको यहां से गिराया, तो पानी बहता बहता आगे तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड है। अब बात करते हैं गैस की। गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जैसे आपके घर में रसोई में मम्मी खाना बनाती हैं, कुछ भी बनाएंगी तो आप बैठे हो बेडरूम में, तो आपकी नाक तक उसकी खुशबू पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? क्योंकि वो गैस पार्टिकल्स है, तो उसके पार्टिकल्स जो है उनके बीच में स्पेस बहुत है। तो अगर हम यहाँ पे सैंड डालते हैं तो हमें थोड़ी दूरी पर जाके 10 मीटर तक हमें सैंड की खुशबू सूंघने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो थोड़ी ही देर में बहुत दूरी तक पहुंच जाता है, यानी ट्रेवल कर लेता है। अब ये था स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दे डजंट हैव द स्पेस। सेकंड नंबर लिक्विड। अब इनके बीच में डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या हुआ कि द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड डजंट हैव स्पेस एंड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव सम स्पेस, एंड गैस द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैव मच मोर स्पेस देन द लिक्विड। सेकंड इसका जो डिफरेंस हुआ वो ये हुआ कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स वी कैन नॉट कंप्रेस, लिक्विड वी कैन कंप्रेस लिटिल, बट गैस वी कैन कंप्रेस मोर देन द लिक्विड। Solids have the definite size, but liquid does not have definite size. It takes the shape and size of the utensil where we put it, and gas doesn't have the definite size. So there is a difference of solid, liquid and gas. Next is a mixture. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का मतलब यही है कि चीज को मिलाना, जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिले हों या 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस मिले हों, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर भी हमारी लाइफ में 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे कि होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस मतलब जो पूरी तरीके से घुल जाए, जैसे पानी और चीनी का घोल, नमक और पानी का घोल। अब हेट्रोजीनियस, जैसे कि हेट्रो
हेट्रो मतलब होता है हेट। हेट शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, आजकल हेट शब्द लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो हेट्रो मतलब होता है हटाना, अलग करना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिक्सचर है ये कभी भी नहीं घुलेगा। जैसे हल्दी और पानी का मिक्सचर, जैसे सॉइल और वाटर का मिक्सचर। तो ये है हेट्रोजीनियस के एग्जांपल। तो हेट्रोजीनियस जो है वो कंप्लीटली स्टेबल नहीं होता है, मतलब वो कंप्लीटली कभी नहीं घुलेगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंस। अब आप कहोगे प्योर सब्सटेंस होता क्या है? प्योर सब्सटेंस होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हो। अब ये एक ही प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब एकदम प्योर सब्सटेंस, आजकल प्योर कुछ भी नहीं मिलता है। तो प्योर का मतलब यह है कि ऐसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के आपके मॉलिक्यूल से एटम से मिलकर बने हो। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कॉपर, गोल्ड, जो एक ही प्रकार के एलिमेंट्स है लेकिन उसमें बराबर प्रोपोर्शंस में मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। जैसे कि वाटर, जैसे कि आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। तो ग्लूकोज के अंदर आप देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में मिली हुई है। इसका मतलब ग्लूकोज इज अ प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक एलिमेंट आते हैं, एक आते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट होता है कि जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स कंसिस्ट हो या फिर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो, मतलब इट इज अ कंसिस्टेंस ऑफ द वन टाइप ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसे बोलेंगे एलिमेंट। जैसे एलिमेंट में हमारे क्या आते हैं? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये जो जितना ही पीरियोडिक टेबल है वो सारा एलिमेंट में आता है। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड मिला होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तब कंपाउंड बनता है। जैसे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाया तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसमें अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। वाटर, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दो या दो से अधिक प्रकार के एटम्स का आपस में मिक्सचर है, तब बनता है कंपाउंड। जैसे कि आप कोई भी रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो आपने कार्बन लिया प्लस में उसमें आपने ऑक्सीजन को ऐड किया तो वो बना आपका CO2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट है जिसने मिलकर बनाया एक कंपाउंड। तो ये हुआ आपका कंपाउंड। और कंपाउंड और एलिमेंट ये दोनों किसके पार्ट्स हुए? प्योर सब्सटेंस के पार्ट्स हुए। इसीलिए हमने प्योर सब्सटेंस को दो भागों में डिवाइड किया, एलिमेंट और कंपाउंड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। दोस्तों देखो, मास और वेट को ना 90% बच्चे एक ही समझते हैं। साइंस सबके पास है लेकिन मास और वेट को एक ही समझते हैं। वो समझते हैं m मतलब मास, और मास को उल्टा कर दो तो W वेट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आज समझ लो मास और वेट होता क्या है। जिसको भी कंफ्यूजन है वो आज समझ लेना, और जिसको पता है पहले से तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मास का मतलब क्या है? मास, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनसे मिलकर वो बना है उसको बोलते हैं मास। वो क्या है? वो है मास। अब जैसे कि पानी है, पानी किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना वो है मास। तो अगर पूछा जाए मास ऑफ द मैटर क्या है, तो मास ऑफ द मैटर है कि उसके अंदर मौजूद पार्टिकल जो मैटर है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर से मिलकर बनता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जो मैटर है डिफरेंट डिफरेंट, उनको मास बोला जाता है। इसका मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन द मैटर, इट इज कॉल्ड द मास ऑफ। अब नेक्स्ट है वेट। वेट क्या है कि भैया देखो मास तो मिल गया हमें, अब मास पता लग गया हमें कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमने पानी को भर दिया एक बाल्टी में। अब जो हमने बाल्टी उठाई वो है वेट। अब उसके अंदर जो पानी होगा, अब बाल्टी से पहले खाली हल्की थी, लेकिन अब जब हमने उसमें पानी भर दिया तो अब वो हो गई भारी। तो अब जब हम नापेंगे तो हम बोलेंगे भैया इस बाल्टी के अंदर इतना लीटर पानी है, इतना लीटर दूध है, इतना लीटर चाय है, तो उसे बोलते हैं वेट। क्लियर है? तो वेट को हम लोग शो करते हैं W से, और मास को हम लोग शो करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m और W तो बहुत फर्क है। कई लोग समझते हैं भैया m को उल्टा कर दो W हो जाता है, तो भैया मास को उल्टा कर दो तो वेट हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अब जो ऐसा यूनिट है, वेट किसमें नापा जाता है? वेट नापते हैं किलोग्राम। किसमें नापते हैं वेट? किलोग्राम में, ठीक है। अब आती बात वॉल्यूम की। अब आपको वॉल्यूम का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो भी मैं दूर कर दूं।
और वॉल्यूम ना यहाँ पे वो वाला वॉल्यूम नहीं है कि बेबी को बेस पसंद है तो वॉल्यूम ऊपर नीचे कर दिया। यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही है, तो वॉल्यूम का मतलब है कि जो भी स्पेस कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट घेरता है ना तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे आप लोग बैठे, आप लोग उठे, तो जो आप स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जितने स्पेस पे आप बैठेंगे या जितने स्पेस पे आप खड़े होंगे उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग बाग इसको बेबी का बेस पसंद समझ के वॉल्यूम को ऊपर नीचे कर देंगे। वॉल्यूम जो है उसको मापने की यूनिट क्या है? एम क्यूब, एम की पावर 3। क्या है? एम की पावर 3। अब वॉल्यूम समझ में आया? वॉल्यूम स्पेस है जिसको आप घेरते हैं। अब हमने कोई पंखा रखा, कोई लैपटॉप रखा, कोई भी चीज रखी एक्स वाई जेड, तो जितनी जगह पे वो रखी जाएगी उसको उसका वॉल्यूम बोलेंगे कि भैया इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इतना है, इसने इतनी जगह घेरी। जैसे मान लो आपने कोई लैपटॉप रख दिया, समझ लो आर्टिफिशियल लैपटॉप चला मत देना, ये लैपटॉप है, ये आपने रख दिया, तो जो ये स्पेस घेर रहा है ना यहां से लेके ये पूरा, तो जो ये स्पेस इसने घेरा है इसको बोलेंगे इसका वॉल्यूम। ये है इसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हमेशा हम लोग कन्वर्ट करके लिखते हैं एम की पावर क्यूब। वॉल्यूम मतलब आपने पढ़ा होगा मैथ में, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो ये वॉल्यूम जितना भी रहेगा उसकी पावर क्यूब रखी जाती है, क्योंकि वॉल्यूम को हम 3 डायमेंशनली देखते हैं। कैसे देखते हैं? 3 डायमेंशनली, तब उसका वॉल्यूम निकाला जाता है। ठीक है। अगला है डेंसिटी। और डेंसिटी को नापते हैं हम लोग, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास पर वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैटर के अंदर मौजूद जो सब्सटेंस है, मौजूद जो पार्टिकल्स है, मौजूद जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर मौजूद है, उसका मास पर वॉल्यूम के था, मतलब वो कितनी स्पेस घेर है। तो मतलब भैया यहाँ से क्लियर है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। बादलों का क्या होता है? बादलों की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसीलिए वो उड़ पाते हैं। भैया हवा के साथ अपने साइज और शेप को बदल लेते हैं, इसीलिए हवा उनको बहा के ले जाती है। अगर हवा के साथ साइज और शेप और साइज बदले ना तो बादलों को उड़ा ना पाए हवा। इसीलिए मास क्या है? मास पर वॉल्यूम ऑफ ए मैटर, इट इज कॉल्ड द डेंसिटी। अब आप डेंसिटी को जब भी निकालते हैं तो डेंसिटी निकालने के लिए ऊपर मास की वैल्यू रखेंगे, मास का वो रखेंगे किलोग्राम में, नीचे वॉल्यूम रखेंगे, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर की क्यूब हो जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर -3। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी है उसको नापने के लिए आपको मास और वॉल्यूम दोनों चाहिए। आपको हमारे क्वेश्चन मिल जाएंगे डेंसिटी से रिलेटेड, मास से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड। इंस्टाग्राम चैनल का वो दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे, उसे क्लिक कर लेना। उसके अंदर आपको डीबी भी मिलेगा डेली का, जिसपे आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ये क्लास खत्म होगी, इस क्लास से खत्म होने के आपको 5 घंटे बाद इंस्टाग्राम लिंक पे डीबी भी मिल जाएंगे। आप उस पर कन्वर्ट करिए, क्वेश्चन को देखिए, अपने आप वैल्यू को, स्किल को अपने नापिए। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक नोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे एग्जाम में आपके, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन को ना मतलब बहुत हल्के में बच्चे ले लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसका मतलब इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब आएगा। और आज ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कल के लिए मत छोड़ना इसको। तो ये बात है आपको साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो सिग्निफिकेंट नोटेशन क्या होता है। सिग्निफिकेंट नोटेशन का मतलब है, मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे प्लस तो आता होगा सबको, साइंस लिए तो प्लस तो आता होगा, माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 पार्ट्स हैं साइंटिफिक नोटेशन के। साइंटिफिक नोटेशन में करना कुछ नहीं होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है पावर में। जब ये 10 के ऊपर की पावर होती है तो बच्चों को वहां पे ये नहीं पता होता कि यहाँ प्लस होगी कि यहाँ माइनस होगी। तो आपको हम बता दो दोस्तों कि 5.6 और 2.8 को लेके मैंने एग्जांपल लिया है। अब आप इसको ऐड करेंगे, आप इसको ऐड करिए 5.6 इंटू 10⁻⁻8 एंड दिस ऐड विद 2.8 इंटू 10⁻10। ऐसे ऐड करते हैं आप लोग, बचपन से यही सीखा है। तो अब इसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐड तो कर लेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन पावर तो ना ऐड करेंगे, इसीलिए हमें ये तरीका नहीं अपनाना।
हमें अब करना क्या है, हमें यहाँ पे ये करना है कि इनको एक साथ प्लस लेके दिखा दो। यहाँ पे ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका प्लस हो गया। यहाँ दिखाइए मल्टीप्लाई और लिखिए 10, क्योंकि 10 कॉमन है। 10 की पावर डिफरेंट है लेकिन 10 तो कॉमन है, कि पावर डिफरेंट है। तो क्या किया था, यहाँ पे प्लस किया था, प्लस किया था, देखो ये 10 आ गया। अब ये 5.6 और 2.8 प्लस होगा तो कितना होगा, 8 में 6 जोड़ा कितना होगा, 8 और 6 कितना होता है 14, 1 4 14 होता है, 40 मत समझ लेना। और ये हो गया 8.4 इंटू 10 की पावर कितने जाएगी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा 2। तो ये आ गया आपका एडिशन, ऐसे होता है एडिशन। इसके आपको डीपीपी में क्वेश्चन मिलेंगे, तो लिंक को ध्यान में रखिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और पेपर में प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना बड़ा महावाला जीतोगे। दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, जहां प्लस था वहां पे आपको माइनस लगाना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, -8 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -8 और ये इसको -10, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -18। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया -18। अगला है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा भाई, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और क्या होगा, और अब यहाँ पे पावर की बात चलेंगे तो पावर पर जुड़ जाती हैं। प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस होता तो माइनस आता। अब इसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 11, 11.2 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगता है आगे। ये आपने मैथ में सीख लिया होगा तीसरी क्लास में, अभी भी सीखोगे तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगी। अब 2.8 है, 2.8 डिवीजन करना है। डिवीजन में क्या होता है, ये तो इससे कट जाएगा 2 टाइम पे, लेकिन अब ये 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 2 इंटू ये -8 थी, जब नीचे से कोई वैल्यू ऊपर जाती है भाई, जब कोई भी चीज अपना जगह बदलेगी, डिस्प्लेस होगी, तो वो एनर्जी लॉस करेगी, करती है, पढ़ा है तुमने फिजिक्स में, तो एनर्जी लॉस कर रही है। तो अब क्या हो रहा है, जब ये चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस, पहले पॉजिटिव में थी, आराम से बैठी थी, यहाँ पे ऊपर गई माइनस हो गई, तो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -18। हो गया, क्लियर है। ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। अब आ जाओ, अब ये साइंटिफिक फिगर की बात करते हैं। अब फिगर से बात आ रही है तो यहाँ फिगर सिर्फ मैथ इसी का समझ लेना, केमिस्ट्री का, किसी और का मत समझ लेना। अब ये फिगर है, साइंटिफिक फिगर का मतलब यह है कि जो आपने वैल्यू निकाल दी है इसको कितने नंबर में लें, इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो कितनी होगी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी जी, 1 होगी। कितनी होगी इसकी, 1 होगी। इसकी कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर, 2 होगी। इसका कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 2 होगा। इसका कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 3 होगा। अब पूछोगे होगा क्यों भाई, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 रकम है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। अब यहाँ देख लो, पॉइंट से पहले भी एक 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था, और 0 को हम पॉइंट से पहले कंसीडर नहीं करते और ना पॉइंट के बाद करते अगर वैल्यू आगे कर देते। तो ये 2 है, एक डिजिट ये हो गई, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये है आपका 2.005। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो कितना हुआ सिग्निफिकेंट फिगर, 4 हो गया। अब अगर मान लो आपको ऐसे 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 दे दिया तो भैया कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका, 1 होगा, क्योंकि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद भी 0 0 है, वैल्यू तो सिर्फ एक है। अब अगर मान लो आपको ऐसे दे दिया तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसका, 4। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। नेक्स्ट है आपका 100। तो भैया 100 में देखो 1 के बाद 2 0 है, तो इसमें वैल्यू डिजिट क्या है, सिर्फ 1 है ना। तो अगर डिजिट के बीच में 0 आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में गिना जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे 100 के बाद 1 और इंटू 00, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कितनी है इसकी, 1।
अब यहाँ पे 100 को मैंने इस प्रकार लिख दिया, कभी आ जाएगा एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले भैया अब तो सिग्निफिकेंट वैल्यू जो होगी इसकी वो 2 होगी पक्का, क्योंकि 10 के ऊपर पावर लग गई 2। ऐसा नहीं होगा, गलत जा रहे हो, इधर आ जाओ सही एकदम। इसकी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू बनी रहेगी, है तो 100 ही, यहाँ पे कोई क्या चंगेज खान ने 3 छोड़ दिया क्या, है तो वैल्यू एक ही। अगला है 1.0, इसका कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 2, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि भैया 1 के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट की वैल्यू होती है अपनी, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला इसके 1.00 है, 1.00, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ये थे हमारे साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फिगर। इसके ऊपर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे, तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लो, और कोई भी इसमें दिक्कत आए प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिखो, वैल्यू दो, आपको सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन लेट मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। और जल्दी से क्विक रिवीजन करनी हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। टॉपिक क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में लोगों को बताया। अब उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि जो मैटर होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, यानी इंडिविजुअल एटम से मिलकर बना होता है, कंसिस्ट होता है। इनका नंबर 1 पॉइंट ये था। दूसरे बोल रहे हैं जितने भी एटम्स हैं, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका जो वेट होगा, मास होगा, वो क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। अच्छा, आइडेंटिकल नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैसे कहलाएगी। अगर मान लो हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना हाइड्रोजन के, उनका बराबर मास रहेगा, बराबर, आप उसे कहीं से काटो कहीं से रखो, बराबर रहेगा। आप अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन डालते हैं बनाने के लिए, तो वहां पे हाइड्रोजन कंसीडर की जाएगी। इसलिए उसने बताया डाल्टन ने कि जितने भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बराबर रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपाउंड फॉर्म्ड विद इक्वल रेशियो ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड अगर कोई बनता है, मान लो आप बना रहे हो CO2, आप बना रहे हो वाटर H2O, तो भैया CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन रहेगी, जो कार्बन रहेगा, इनका बराबर रेशियो रहेगा। कहने का मतलब ये क्या है कि कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे इनका रेशियो बराबर रहेगा, ऑक्सीजन के जितने एटम होंगे इनका रेशियो बराबर रहेगा। बैलेंस करते हो ना केमिकल इक्वेशन को, पढ़ा था 10th क्लास में, वहीं से आ रहा है ये कंसेप्ट। तो बैलेंस इसीलिए करते हैं ताकि बराबर रेशियो बना रहे। अगर बैलेंसिंग नहीं होगी केमिकल रिएक्शन में, बस तो फिर हो जाएगा काम। अगला है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। तो सब लोग जानते हैं कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वैसे ही यहाँ पे एटम्स का है, इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन में जितने भी एटम्स होते हैं उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं। रीऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, दोबारा से उनको ऑर्गेनाइज करना। और किसी भी चीज को आप दोबारा से ऑर्गेनाइज कर सकते हो तभी जब उसके अंदर की एनर्जी लॉस ना हुई हो। अगर उसके अंदर की एनर्जी लॉस हो रही है तो आप उसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है भैया, एवोगैड्रो नंबर यह है कि साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया था, इसलिए उनको उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन होगी ये नंबर है क्या। ये नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल। अब ये मोल देख के तुम समझ लोगे मोल क्या है। मोल का कंसेप्ट ऐसा है कि एवोगैड्रो ने बोला कि कोई एटम पॉलीएटॉमिक रहेगा तो कोई डायटॉमिक रहेगा। अब आपको तो ये पता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें एलिमेंट जुड़े और कंपाउंड फॉर्म हुआ, लेकिन भैया वो कितने कितने मोल पे गया, कितनी कितनी रेशो पे गया, वो बताता है एवोगैड्रो नंबर। इसीलिए आप निकालते हो मोल कंसेप्ट। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मोल की वैल्यू इतनी है। अगर किसी कंपाउंड ने बोला भाई हीलियम किसी कंपाउंड के अंदर 2 मोल है, तो 2 मोल है तो हीलियम का जितना एटॉमिक मास रहेगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब वो इतने मोल पे इतने रेशो पे वहां पे मौजूद है। अगला है आपका एटॉमिक मास यूनिट। मतलब किसी का वेट निकालोगे, किसी भी एलिमेंट का अगर आप मास निकालोगे, एटॉमिक मास निकालोगे, लास्ट में ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, AMU। AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16 होता है, तो उसके पीछे क्या लिखोगे, AMU। अब
मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, आपने CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकाला, कितना होता है? कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 1, एक कार्बन है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 कार्बन होते तो 2 से होता। और ये हाइड्रोजन कितने हैं? 4 एटम्स है हाइड्रोजन के, 4 मॉलिक्यूल्स है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे मान लो CH2OH है, अब अगर CH2OH है तो क्या होगा इसमें? इसमें कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, प्लस कितने कार्बन है? 1 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर लो। प्लस तो कई लोगे, बस तो प्लस कर लो, कितना हो गया? ये हो गया 28, 28 में 3 जोड़ो 31। क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास हमारा क्लियर हो गया। अब ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 अगला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन तुमने आज तक गानों में सुनी होगी। कंपोजिशन का मतलब है जो सॉल्यूशन बनता है ना, सॉल्यूशन, कोई भी एलिमेंट जब सॉल्यूशन बनाता है मतलब वो कंपाउंड बनाता है, तो उसके अंदर 2 एलिमेंट तो मिले होंगे, तो इसे बोलते हैं कंपोजिशन। 2 चीजों का या 2 से चीजों का मिलना कंपोजिशन कहलाता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। अब ये कंपाउंड के अंदर जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, किसी का भी मास परसेंटेज निकालना हो किसी एलिमेंट का, तो वो कैसे निकलेगा? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकलेगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, मतलब कि वो एलिमेंट जो कंपाउंड में मौजूद है वो कितना है, और टोटल मोलर मास कितना है कंपाउंड का। मान लो मैंने वाटर का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे पानी तो बहुत जरूरी है, इसका एग्जांपल ले लिया, कितना होता है इसका मोलर मास? कितना होता है इसका? होता है 18 ग्राम। कितना होता है? 18 ग्राम होता है। अब इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? 2 मोल है, ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल। तो भैया अब देखो, हाइड्रोजन का अगर हम परसेंटेज निकालें, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? 2 इंटू 1 अपॉन में 80 इंटू 100 कर लो, कट गया 9 टाइम में 100/9। अब इसका परसेंटेज निकाल लो, 1.11, ये आ गया आपका हाइड्रोजन का मास परसेंटेज। अब अगला निकालेंगे हम ऑक्सीजन का मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 16 होगा। 16 इंटू 1 अपॉन में 18 इंटू 100, काटो दोनों, 2 के टेबल में आते हैं, 2 9 18, और ये हो गया 800 अपॉन में 9, तो इसका कटेगा 9 7 9 8 कितना होता है? 872। तो भैया ये 8.88 ये होता है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मतलब उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, तो उनका परसेंटेज निकालना। अब अगला हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, आई लगा दो, इंपॉर्टेंट लिख दो। ये है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। अब यहां से तुम सीखोगे कि किसी एलिमेंट का परसेंटेज दिया है तुमको कि भैया एक कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है, जैसे यहां पे उसने बोला कि ये कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, मतलब एक कंपाउंड के अंदर 4.07 हाइड्रोजन है और 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। तो क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन कितने कंपाउंड है यहाँ पे? कितने एलिमेंट है यहाँ पे? यहाँ पे 3 एलिमेंट, और इन 3 से मिलकर क्या बनेगा? कोई एक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो हमें उसका, और टोटल मोलर मास कितना है उस कंपाउंड का? उस कंपाउंड का टोटल मोलर मास 98.96 ग्राम। तो हमें निकालना है क्या? उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है कि भाई साहब ये किसका होगा। तो उस निकालने के लिए पहले हम हाइड्रोजन ले लेंगे। अभी हम पहले हम मोल निकालेंगे। तो समझा था ना कि मोल क्या होता है? यही होता है मोल। समझा था मैंने एवोगाड्रो नंबर में। वो नंबर क्या है? वो नंबर यही होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर कितने मोल पे मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम मोल निकालेंगे। तो मोल निकाल दो पहले हाइड्रोजन का। तो भैया हाइड्रोजन का मोल कैसे निकालेंगे? ये क्या है? कंपाउंड कंटेंट 4.07 दिस
डालो ना यहाँ पे, लिखो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास आ जाएगा। कितना होता है हाइड्रोजन मोलर मास, 1 होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4.07। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हुए, 4.07 हो गए। अगर आप इसको 4 भी लिख लोगे तो कोई गलती नहीं है। अब निकालेंगे अगला मोल्स ऑफ कार्बन। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का कितना दिया यहाँ पे दिया है 24.27। कार्बन का मोलर मास होता कितना है, 12 होता है। 12 से ये काट दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.02। समझे, कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब कितने मोल हो गए, इसमें 2 मोल हो गए कार्बन के। अगला क्या आएगा, मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का कितना है यहाँ पे 71.65 है। क्लोरीन का होता कितना है, 35 होता है। कितना होता है, 35। काटो, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 2.42 समथिंग आएगा। तो इतना मोल्स ये हो गया। तो अब हमें पता लग गया कि इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो मतलब हाइड्रोजन के कितने कितने तो वो होंगे, एटम्स होंगे, 4 मोल्स है, तो मतलब 4 होंगे। कार्बन के कितने होंगे, 2 होंगे। इसका कितना होगा 2। तो अब बताता हूं मैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो हमने यहाँ पे इसका मोल्स निकाले। हाइड्रोजन में कितना है, 4 मोल्स है। कार्बन में कितने 2 है, क्लोरीन में कितने 2 है। अब देखो, अब इसका ये रेशो हो गया। अब ये रेशो हो गया तो देखो 4 2 2, इसमें ये 2 की टेबल से कट जाएंगे। अब इसका रेशो कितना बचा, 2:1:1। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गई हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन और ये हो गया क्लोरीन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपाउंड बनेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 मोल्स होंगे, कार्बन का 1 होगा और क्लोरीन का भी 1 होगा। इसका मतलब मुझे तो मिल गया फॉर्मूला। भैया ऐसे बन गया फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथेन क्लोराइड। मतलब क्या बनेगा ये, मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है, पता लग गया। ऐसे बनता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसका निकाल दो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा इसका, भैया कितना बता देते हैं अंकल जी, 98। तो अब 98 पे जाएंगे, देखते हैं, चेक करते हैं क्या हमारा इतना आ रहा है। करो प्लस, इसमें कितना हो जाएगा। यहां पे आप अगर देखोगे तो 98 ग्राम था मोलर मास, उसमें जो इनका मोल्स का परसेंटेज था वो डबल था। हमारे यहाँ पे सिंगल निकला है, तो इसका कितना निकलना चाहिए, लगभग इसका निकलना चाहिए 49 के आसपास। तो ये आ गया आपका 49। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। ऐसे बच्चों इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमारे डीपीपी में मिलेंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा। उस पर क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और क्विकली सीखते जाइए। मिड टर्म आने से पहले पहले खत्म करना है सारा, टाइम वेस्ट नहीं करना। टॉपिक है इसमें रिएक्शन इन सॉल्यूशन। अब भैया सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मिक्सचर है। किस दो चीजों का मिक्सचर है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब देखो जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा अधिक मात्रा में रहेगा। अगर 2 एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं या फिर 2 कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं और वो मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ द 2 and more कंपाउंड्स। तब ये सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या क्या रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर रहेंगी 2 चीजें भाई साहब, एक रहेगी सॉल्यूट और एक रहेगा सॉल्वेंट। जो ज्यादा मात्रा में है वो सॉल्वेंट रहेगा हमेशा। जैसे आपने पानी और चीनी का घोल लिया तो इसमें पानी क्या है, पानी इसमें सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है चीनी। मतलब जो लेस क्वांटिटी में रहेगा वो रहेगा सॉल्यूट और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहेगा वो रहेगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो। अगला हमारा इसमें है रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम निकालते क्या है, निकालते हैं पहले मास परसेंट। और मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है,
मास ऑफ द सॉल्यूट, जैसा कि मैंने आपको बताया सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूट अगर मान लो आपको बोला गया कि पानी एक सॉल्यूशन है पूरा, तो टोटल जो पानी है वाटर है उसका जो मास आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे उसका 18 है तो 18 यहाँ पे आ जाएगा टोटल मास, और यहाँ पे उसका नंबर ऑफ सॉल्यूट आएगा। तो बोलेंगे सॉल्यूट क्या है। अब पानी के अंदर पानी, और अगर तुम पानी को देखो तो उसमें सॉल्यूट क्या है, उसमें कम मात्रा में क्या मिला होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि चीनी और पानी का घोल है, चीनी और पानी का घोल है, तो उसमें टोटल वॉल्यूम मान लो आपको दिया है 100 ml, 100 ml पानी का और चीनी का मिला के सॉल्यूशन बना, तो उसमें सॉल्यूट कौन होगा उसमें, सॉल्यूट होगा उसमें शुगर यानी कि चीनी। तो उसका ऊपर डालेंगे वैल्यू और उसका सॉल्यूशन वैल्यू नीचे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका मास परसेंट निकल जाएगा। अगला नंबर है मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल बहुत बेहतरीन चीज है और ये कंसेप्ट आपका कॉलेज तक आएगा अगर आप केमिस्ट्री लेंगे तो, ठीक है। बाकी इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ए और बी है, ए और बी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्या है ये, ए और बी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अभी चाहे तुम ए को सॉल्यूट मान लो चाहे तुम बी को सॉल्यूट मान लो, ये तुम्हारी मर्जी है। अभी दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पे लिखा है Na प्लस में Nb, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ऊपर अगर आपको Na का निकालना है, अगर आपको निकालना है सॉल्यूट का तो Na ले लो, अगर निकालना है सॉल्वेंट का तो फॉर्मूला ये बन जाए। क्लियर हो रहा है। अब जितने भी इनके क्वेश्चन आपको चाहिए वो हमें आपको मिलेंगे हमारे डीपीपी पे, और डीपीपी कहाँ मिलेगा, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डीपीपी मिलेगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे, इंस्टाग्राम के पेज पे। फटाफट उस पे जाइए और फटाफट से क्वेश्चन करिए और इस चैप्टर को आज ही खत्म करिए। अगला है हमारा मोलरिटी। अब ये मोलरिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अभी तक हम डील कर रहे थे मास में, फिर हमने डील किया मोल्स में, अब हम डील करेंगे वॉल्यूम पे, लेकिन ऊपर मोल्स में डालना है। सॉल्यूट का नंबर आएगा मोल्स में और नीचे आएगा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मैंने जैसे कि पहले ही बताया था इसमें पीछे कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है स्पेस। कोई भी कंपाउंड कोई भी सॉल्यूशन अपना स्पेस घेर रहा है, जग में रखा हुआ है, तो वॉल्यूम किसका आएगा, वॉल्यूम आएगा उस जग का। मान लो जग के अंदर आपने चीनी और पानी का घोल रख दिया तो उस जग का वॉल्यूम आएगा, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहीं पे आ जाएगा। अब वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, उसे तुम जग में रखोगे वो जग की शेप ले लेगा, उसको आप कटोरी में रखोगे कटोरी की शेप ले लेगा, तो उसके अंदर क्या वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ डाल दोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल्स यहाँ आ जाएगा, बस ये आपका निकल गया मोलरिटी। फिर आता है मोलरिटी। अब जैसे कि नाम कह रहा है मोलरिटी, तो मोलरिटी का मतलब इसमें मोल्स और मास आएगा। मास आ गया सॉल्वेंट का, केजी में रहता है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब यहाँ दो चीजें डील करेंगी, ज्यादा और कम। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है इसलिए वो नीचे आएगा, सॉल्यूट कम होता है इसलिए वो ऊपर आएगा। तो ये आपका आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का, एक वीडियो और एक चैप्टर खत्म। इसे कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज तक की हिस्ट्री में एक टॉपिक ले लिया, 1 घंटे लगा दिया उस पर, मोल 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 मोल, इससे कुछ नहीं होगा। एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म। आराम से देखो, समझो और डीपीपी देखो, उसमें क्वेश्चन करो और एंजॉय करो। थैंक यू।